Students, how are you? Students, today we will start a new chapter in history from trade to territory. किस तरीके से व्यापार से एक टेरिटरी के रूप में चेंज हुआ, यानी ब्रिटिश जो है वो व्यापार करने आए थे लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। ओके, सीन्स एंशियंट टाइम इंडिया वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। पुराने समय से ही इंडिया जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। जो मर्चेंट थे और ट्रेडर्स थे वो यूरोप और एशिया से भारत में लगातार आते रहते थे। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रेड इंक्रीज इन मेडिवल पीरियड, और जो मेडिवल पीरियड में व्यापार जो है बहुत फैला। द इंडियन रूलर ऑल्सो सपोर्टेड दिस ट्रेड्स एज इट्स वाज प्रॉफिटेबल फॉर देम, और जो इंडियन रूलर थे उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही उनको फ़ायदेमंद था। ठीक है, जो अफ्रीका का टिप पॉइंट है उसको कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब समुद्री यात्राएं होती थी तो जो सेलर्स होते थे वो वहाँ पर जो है रुक जाते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या था, ये एक इंडिया के बाद बहुत बड़ी लैंड अपॉर्चुनिटी थी। तो आगे आने वाले समय में मर्चेंट्स को, सेलर्स को ये लगा उनके जो अभी जो समय आएगा आगे वहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम कैप ऑफ गुड होप जो है वो पॉपुलर हुआ। आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से ब्रिटेन है, और ये ब्रिटेन से क्या है, यहाँ पर अफ्रीका का टिप पॉइंट है। सेलर जो है वो यहाँ पर रुकते थे, उसके बाद वो इंडिया में या आगे जो है म्यांमार में जाते थे। ओके, या इधर से आते हुए तो भी वो यहाँ पर, तो ये उनका रेस्ट करने के लिए, ठीक है, बीच में रुकने के लिए स्टॉप पॉइंट है। ओके, 18th सेंचुरी में जो यूरोप के ट्रेडर्स थे वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे। मैनी स्कॉलर एंड द किंग वर सीकिंग टू बी इंक्रीज देयर वेल्थ, और बहुत सारे स्कॉलर, विद्वान और किंग जो राजा थे वो अपनी वेल्थ को क्या है बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, अपने आप को और ज़्यादा अमीर करना चाहते थे। द पोजिशन ऑफ वेल्थ वाज रिगार्डेड नेसेसरी फॉर ग्रेटर नेशनल पावर एंड इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। जो वेल्थ की पोजीशन है वो बहुत ज़रूरी है किसी को भी नेशनल पावर बनने के लिए या फिर पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, न्यू ट्रेड रूट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द वोजेस ऑफ डिस्कवरी इन 15th सेंचुरी। नए नए ट्रेड रूट पहले ही ढूंढ लिए गए थे, डिस्कवर कर लिए गए थे जब 15th सेंचुरी में समुद्री यात्राएं शुरू हो गई थी। यूरोपियन कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू गेन वेल्थ टू ट्रेड, और यूरोपियन इसको बहुत ज़रूरी मानते थे कि जो व्यापार की वेल्थ है उसको गेन करने के लिए हमें नए नए रूट्स को ढूंढना पड़ेगा। मर्चेंटलिज्म एज अ थ्योरी, व्यापारिकता, तो उसमें एक थ्योरी के में सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन द इकोनॉमी ऑफ कॉलोनीज़, किसी भी कॉलोनी की इकोनॉमी में। मर्चेंटलिज्म, व्यापारिकता जो है इन शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में क्या है, केम टू बी एसोसिएटेड विद बिल्डिंग एम्पायर इन कॉलोनीज़, और क्या है बहुत कम समय में ही वो किसी में सम्मिलित हो जाती है, किसी भी कॉलोनी की जो एम्पायर को बनाने के लिए। इट वाज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर एमर्जिंग इम्परियलिज्म, और जो साम्राज्यवाद है उसमें को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेट वाज द एनहेंस द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द रूलिंग कंट्री, जो कि किसी भी रूलिंग कंट्री के लिए पावरफुल बनने के लिए और उसकी प्रेस्टीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द यूरोपियन कंट्रीज बिगेम टू फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनीज टू ट्रेड विद ईस्ट, तो जो यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने ईस्ट में अपनी क्या है ट्रेडिंग कंपनीज जो है शुरू कर दी। ठीक है, व्यापार करने के लिए। वन ऑफ देम वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनमें से ही एक थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वाज स्टार्टेड बाय द ग्रुप ऑफ मर्चेंट, और शुरू में इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, कुछ मर्चेंट्स के ग्रुप के द्वारा। इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड अ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1600 में जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी जो कि इंग्लैंड की क्वीन थी, उन्होंने क्या है एक ग्रांट कर दिया था चार्टेड को, यानी उन्होंने परमिशन दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए। द चार्टर गेव द सोल राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू एंगेज इन बिजनेस इन इंडिया। इस चार्टर के द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई थी इंडिया में जो है व्यापार करने के लिए। दिस मीन्स अदर ट्रेडिंग ग्रुप फ्रॉम इंग्लैंड कुड compete with द कंपनी। और इसका मतलब ये था, ये जो चार्टर था उसके द्वारा ये उसका मतलब ये था कि कोई भी दूसरी कंपनी इंग्लैंड से जो है वहाँ पर क्या है उसको कंपटीशन के लिए नहीं जाएगी, यानी अकेली ब्रिटिश इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में क्या है व्यापार करेगी और कोई कंपनी जो है वहाँ पर नहीं जाएगी। द कंपनी वाज मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी। और ये कौन सी कंपनी थी? मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी थी। मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी इन दोज डेज डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज एंड मेड प्रॉफिट विदाउट एनी कंपटीशन। और जो मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी थी उस टाइम उसको किसी भी कंपटीशन की जो है ब्रिटिश की तरफ से कोई भी ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी का कोई भी डर नहीं था कंपटीशन का, और वो बिना किसी के कंपटीशन के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है कमाना चाहती थी। सो एज टू बाय प्रोडक्ट चीप एंड सेल दैम डियर। और क्या करती थी? तो वो किसी भी प्रोडक्ट को बहुत सस्ते रेट में क्या है ख़रीदती थी और उनको महंगे रेटों में बहुत ज़्यादा मतलब महंगे रेट में उनको बेचती थी। अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज। अब किस तरीके से जो है जो बाकी कंपनीज हैं वो भी इंडिया में आई। द रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पुर्तगीज एक्सप्लोरर नेम वास्को ड गामा। जो इंडिया का जो रूट है, यूरोप से इंडिया आने वाला जो रूट है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? जो पुर्तगीज़ के एक्सप्लोरर थे वास्को ड गामा। ही डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया थ्रू कैप टू गुड होप। और उन्होंने ये जो सी रूट डिस्कवर किया किसके द्वारा किया था? कैप ऑफ गुड होप के द्वारा। द चार्टर फ्रॉम क्वीन ऑफ इंग्लैंड कुड नॉट प्रिवेंट ट्रेडर फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज फॉर वेंचरिंग इन टू इंडिया। और जो चार्टर था जो कि इंग्लैंड की क्वीन ने जो है उसको पास किया था वो क्या है? जो इंग्लैंड के ट्रेडर्स जो थे उनको बचा नहीं पाया बाकी अदर कंट्रीज़ से, ठीक है, क्योंकि अदर कंट्रीज़ भी इंडिया में आकर अपना व्यापार करने लगी थी। एज अ रिज़ल्ट इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो डच, पुर्तगीज़ और डेन, फ्रेंच थे, फ्रांस के जो लोग थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने उसी टाइम में यहाँ पर अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। दे एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री स्पेशली इन कोस्टल एरियाज़। और उन्होंने भी अलग अलग कोस्टल एरियाज़ में इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अपने क्या है डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेडिंग सेंटर उन्होंने स्टार्ट कर दिए। द पुर्तगीज सेट अप देयर बेस एट कैलिकट। और पुर्तगीज़ ने कहाँ पर अपना बेस सेट किया? कैलिकट में, कोचीन में और गोवा में। डच सूरत, ब्रोच और आगरा में। और फ्रेंच जो थे वो चंदेरनागरोई एंड केराईकाल एंड द इंग्लिश एट कैलकटा, जो कि कैलकटा है जिसको अब क्या कहते हैं कोलकाता के नाम से जाना जाता है, और मद्रास जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों ने अलग जगह पर अपनी अपनी कंपनीज अपने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बना लिए थे। दिस सेंटर वर कॉल्ड फैक्ट्रीज। और इन सेंटर को क्या कहा गया? फैक्ट्रीज कहा गया। नॉट बिकॉज एनीथिंग वाज मैन्युफैक्चर्ड देयर बट बिकॉज ऑफिशियल ऑफ द कंपनीज वर कॉल्ड फैक्टर्स। इनको इसलिए नहीं कहा गया कि यहाँ पर कुछ बनता था, क्योंकि इनको इस वजह से यहाँ पर फैक्ट्री नहीं कहा गया कि यहाँ पर कुछ बनता था, बल्कि इसलिए कहा गया क्योंकि जो कंपनीज़ हैं उनके ऑफिसर्स को फैक्टर्स कहा जाता था, ठीक है। दिस फैक्ट्रीज कंसिस्टेड ऑफ ऑफिस एंड गोडाउन। और इन फैक्ट्रीज़ में ऑफिस भी होते थे और गोडाउन भी होते थे। मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो हैड हाउस ऑफ ऑफिशियल्स एंड रेजिडेंटल क्वार्टर फॉर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स हु केम फॉर ट्रेड। और ज़्यादातर में क्या होता था, यहाँ पर उनके हाउस होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे उनके रेजिडेंशियल क्वार्टर्स होते थे मर्चेंट के लिए, ट्रेडर्स के लिए, जो कि यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। 4 times सम फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड। और कभी कभी क्या है, कुछ फैक्ट्रीज़ को फोर्टिफाइड किया गया। फोर्टिफाइड मतलब उनके चारों ओर जो है जैसे किलेबंद जिसको बोलते हैं, दीवार से उनको चारों तरफ से बाउंड कर दिया गया, ठीक है, यानी उनके चारों तरफ दीवार बना दी गई। ट्रेड रिवाइवली। इंडिया वाज द फेमस फॉर इट्स हाई क्वालिटी कॉटन एंड सिल्क। भारत जो है बहुत पुराने टाइम से ही अपने कॉटन और सिल्क के लिए फेमस है।
Spices such as cardamom, pepper, clove, cinnamon too were in great demand across यूरोप। और यहाँ के जो मसाले हैं जैसे इलायची, काली मिर्च, ठीक है, और लौंग, इन सब की क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड थी पूरे यूरोप में। अराइवल of mercantile trading companies from many European nations mean that were no number of buyer for Indian goods। और जो अराइवल थे, मर्चेंटाइल थे, ट्रेडिंग कंपनीज के यूरोप से जो अलग अलग नेशन से आए थे, उनका ये मानना था कि जो इंडियंस गुड्स है उसके बहुत ज़्यादा बायर्स हैं, यानी बहुत इंडियन सामान को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। दिस रिजल्ट इन प्राइस राइज ऑफ मोस्ट ऑफ गुड। और इसका रिजल्ट ये निकला कि जो सामान था उसके प्राइस जो है वो बढ़ने लगे। अ हायर प्राइस मीन थिनर प्रॉफिट मार्जिन। और जो हायर प्राइस मतलब प्राइस अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उसका मतलब ये था कि उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता, यानी प्राइस ज़्यादा होंगे तो जो व्यापारी लोग होते हैं उनको प्रॉफिट कम मिलेगा। ओनली वे टू इंक्रीज प्रॉफिट वाज बाय किलिंग द कंपटीशन एंश्योरिंग द ट्रेड मोनोपोली। और सिर्फ किस तरीके से हम जो है प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं कि हम अपना कंपटीशन ख़त्म कर दें और जो व्यापार पर मोनोपोली को स्टार्ट कर दें, यानी एकाधिकार को, कि हमारा ये अधिकार है। ट्रेडर्स इन दोज डेज मूव विद आर्म्स एंड एमुनेशन। और जो उस टाइम के ट्रेडर्स होते थे वो अपने साथ हथियारों को लेकर घूमते थे। दे फ्रीक्वेंटली अटैक ईच अदर शिप्स एंड इंगल्डेड इन फायर्स एट बैटल। और क्या करते थे वो, कभी भी अचानक ही किसी भी शिप पर वो है अटैक कर देते थे और लड़ाई हो जाती थी। दे फोर्टिफाइड देयर ट्रेडिंग पोस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमी अटैक। और उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग पोस्ट जो थी जहाँ पर वो व्यापार करते थे उसको अपने शत्रुओं से बचाने के लिए उन्होंने उस जगह को क्या किया, फोर्टिफाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि उन जो लोकल रूलर थे उनके साथ भी उनका क्या है, मतभेद होने लगा। Thus डे बाय डे इट बिकम डिफ़िकल्ट टू सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम ट्रेड। और धीरे क्या है, रोज़ की रोज़ ये बड़ा मुश्किल हो गया कि पॉलिटिक्स से व्यापार को कैसे अलग किया जाए, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम द पुर्तगीज, डच एंड द डेन्स वर ऑस्टेड फ्रॉम द इंडियन ट्रेड। और उसी टाइम क्या है कि पुर्तगीज, डच सभी इंडिया में व्यापार कर रहे थे। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच बिकम की प्लेयर। और जो ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे वो की प्लेयर साबित हुए, ठीक है, इंडिया में। और डोमिनेटिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, जो भारत व्यापार था उसके वो की प्लेयर हुए। एंग्लो फ्रेंच रिवलरी। और किस तरीके से एंग्लो फ्रेंच के बीच में जो लड़ाई हुई, यानी एंग्लो फ्रेंच, इंग्लैंड और फ्रेंच। इन 1664 द फ्रेंच सेटअप देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। 1664 में फ्रेंच ने अपना ट्रेडिंग सेंटर भारत में क्या है, उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने यहाँ पर बनाया। द फ्रेंच हैड इट्स हेडक्वार्टर एट पौंडीचेरी। और फ्रेंच का हेडक्वार्टर कहाँ था, पौंडीचेरी में था। इसका रिजल्ट यह हुआ कि बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच बीन प्रेजेंट इन इंडिया विद कॉमन कॉज। देयर वाज अ क्लैश बिटवीन टू बिग नेशन विच रिजल्ट इन कर्नाटिक वार। और ये हुआ कि जो दो बहुत बड़ी जैसे इंग्लैंड और फ्रेंच जो है बड़े कंट्रीज़ थी, वो दोनों का सेम कारण था। भारत में क्या था, वो व्यापार करने के लिए आई थी, तो इस कारण से दोनों में क्लैश होने लगा, ठीक है। और दो बड़ी कंट्रियों के बीच में जो क्लैश हुआ था उसका रिजल्ट ये निकला कि कर्नाटिक वार हुई। मोस्ट बैटल वर फाउट इन द रीजन विद इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी गई उस क्षेत्र में जिसको आज हम क्या कहते हैं, तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच क्लैश्ड ट्रिक इन कर्नाटिक। और ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में 3 बार जो है लड़ाई हुई और जिसको क्या कहा गया, कर्नाटिक वॉर का नाम दिया गया। दिस वॉर वॉज फाउट कंट्रोल ओवर द कोस्टल स्ट्रिप। और ये वॉर किस लिए लड़ी गई थी कि जो कोस्टल स्ट्रिप है उसके ऊपर किसका कंट्रोल हो। जो इंग्लैंड के लोग थे वो अपना कंट्रोल करना चाहते थे और फ्रेंच अपना। दीज वार वर फॉट बिटवीन 1744 एंड 1763। और ये लड़ाइयाँ कब लड़ी गई, 1744 और 1763 में। द फ्रेंच वर्ड लेड टू डुप्लेक्स हु रिटेल्ड बाय द ऑक्यूपाइंग मद्रास इन 1746। फ्रेंच जो थे वो किसके अंडर में थे, डुप्लेक्स से, ठीक है, जो कि मद्रास में 1764 के में गवर्नर थे, ठीक है। डुप्लेक्स जो थे वो फ्रेंच के गवर्नर थे।
मद्रास वाज अंडर द कंट्रोल अवध अनवर उद्दीन, और मद्रास किसके कंट्रोल में था? अनवर उद्दीन के, ठीक है, जो कि नवाब था कर्नाटक का। ब्रिटिश अपील्स टू अनवर उद्दीन एंड ही सेंट एन आर्मी टू फाइट अगेंस्ट फ्रेंच, और ब्रिटिश ने अनवरुद्दीन से क्या है अपील की कि आप अपनी आर्मी को फ्रेंच के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दें। द इंडियन आर्मी वॉज डिफीटेड बाय द वेल ट्रेंड फ्रेंच आर्मी, लेकिन जो इंडियन आर्मी थी वो फ्रेंच आर्मी से हार गई। क्यों? क्योंकि फ्रेंच आर्मी जो थी बहुत ट्रेंड थी और इंडियन आर्मी जो है वो ट्रेंड नहीं थी उस तरीके से लड़ाई लड़ने में, ठीक है। इन 1748 द वॉर केम टू एन एंड, मद्रास वाज रिस्टोर्ड बैक टू ब्रिटिश, और 1748 में जो लड़ाई ख़त्म हो गई और मद्रास के ने कौन हुआ? ब्रिटिश आ गए। द वार वाज अगेन फाउंड बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच ओवर सक्सेशन ऑफ द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटक। अब ये बात दोबारा लड़ी गई ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कि हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी पर कौन बैठेगा, ठीक है, कौन वहाँ का उत्तराधिकारी होगा। द फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फरगंज एंड ब्रिटिश गेव सपोर्ट द नसीरगंज एट हैदराबाद। जो फ्रेंच थे वो मुजफ्फरगंज को जो है सपोर्ट कर रहे थे और ब्रिटिश नसीरगंज को हैदराबाद में। इन कर्नाटक द फ्रेंच सपोर्टेड चंदा साहिब, कर्नाटक में फ्रेंच जो है चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे और ब्रिटिश मोहम्मद अली को। However, French was defeated and the treaty was signed according to with Dupleix was called back to France। और जो है फ्रेंच जो है हार गई और एक संधि, एक ट्रीटी जो है साइन की गई डुप्लेक्स के द्वारा कि जो फ्रेंच है वो वापस आ जाए। इन 1756 फ्रेंच फोर्स लेड बाय काउंट डे ले वर डिफीटेड, और फ्रेंच ने जो काउंट डे ले ली थे वो भी हार गए 1756 में। आ पीस टेरिटरी वाज साइंड इन 1763। 1763 में एक पीस टेरिटरी भी साइन की गई। द फ्रेंच फैक्ट्रीज वर रिटर्न, फैक्ट्रीज जो थी उस टेरिटरी के द्वारा क्या साइन किया गया कि उनको वापस बुला लिया जाएगा, बट अंडर द कंडीशन दैट दे विल नॉट फोर्टिफाई द सेम एंड ऑल फैक्ट्रीज वर हैड सर्व एज ट्रेड सेंटर ओनली। क्या था कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, कंडीशन क्या रखी गई कि ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये क्या है फोर्टिफाइड नहीं की जाएंगी, ठीक है, और इनका और जितनी भी फैक्ट्रीज थी ऑल फैक्ट्रीज मेड सर्व, ये अपनी सर्विस देंगी सिर्फ ट्रेडिंग सेंटर के लिए, ठीक है, यानी सिर्फ ट्रेड सेंटर के लिए अपनी सर्विस देंगी। द फ्रेंच लॉस्ट इज स्ट्रेंथ विच गेव द ब्रिटिश टू टेक लीड पोजीशन ऑफ द पॉलिटिकल सीन्स, और फ्रेंच ने क्या है अपनी स्ट्रेंथ खो दी थी और इस तरीके से ब्रिटिश जो है अपनी जो है पोजीशन को बना पाई थी, एक पॉलिटिकल सीन इंडिया में पॉलिटिक्स रूप से अपनी सिचुएशन वो है बना पाई थी। ओके स्टूडेंट्स, ब्रिटिश इन बंगाल। अब ब्रिटिश ने बंगाल में कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया। इन अर्ली 17th सेंचुरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर मेनली ट्रेडिंग बॉडी, और 17 सेंचुरी में ब्रिटिश जो है ट्रेडिंग कंपनी थी एक, ठीक है। इट सेंट रिक्वेस्ट टू मुगल एम्पायर टू ट्रेड कंसेशन एंड प्रिविलेजेस, और इसने एक रिक्वेस्ट सेंड की मुगल एम्पायर को कि उन्हें जो है ट्रेड में कंसेशन दे दिया जाए और कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाए। बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल एम्पायर बिकम वीक, लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो मुगल एम्पायर क्या है बहुत ज़्यादा वीक हो गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी बिगेन इंटेंसिफाई देयर ऑपरेशन इन बंगाल, और इस जो पोजीशन थी, ये जो कंडीशन थी, इसका फ़ायदा क्या है कंपनी के कुछ ऑफिसर्स ने उठाया और उन्होंने बंगाल में क्या है वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे क्या है जो वहाँ के रिचेस्ट ऑफ द इंडियन प्रोविंस, जो अमीर प्रोविंस थे, वहाँ पर उन्होंने अपने कुछ ऑपरेशन शुरू कर दिए। इन 1717 दे सक्सीड इन ऑब्टेन राइट ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गुड विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी। 1717 में वो सफल हुए कि वो वहाँ पर अपने जो व्यापार है कुछ भी आयात और निर्यात अपने सामान को वहाँ से भेज भी सकते हैं और वहाँ पर सामान ला भी सकते हैं बिना किसी कस्टम ड्यूटी के। However,
सम ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर ऑल्सो एंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड, और कुछ ऑफिसर्स जो थे कंपनी के वो प्राइवेट अलग से व्यापार भी करते थे। द कंसेशन ग्रांट वाज ओनली फॉर कंपनी, और उनको ये कंसेशन कहाँ से मिला था, कंपनी की तरफ से मिला हुआ था। बट दोज ऑफिसर ऑल्सो स्टॉप्ड पेइंग ड्यूटी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड, लेकिन कुछ वो जो ऑफिसर थे उन्होंने जो वो प्राइवेट ड्यूटी के लिए जो वो पे करते थे उन्होंने उसके लिए पे करना बंद कर दिया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बंगाल में जो था रेवेन्यू मिलना बंद हो गया, बंगाल को रेवेन्यू मिलना बंद हो गया, क्योंकि कंपनी सब फ्री करती थी कस्टम, वहाँ पर कोई उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब प्राइवेट जो ट्रेडर्स थे उन लोगों ने भी ऐसे करना शुरू कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड कंपनी इंसेक्टिफाइड इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, और जो बंगाल और जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसके बीच में 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही, पहले हाफ में ही जो है लड़ाई जो है मतभेद होने लगे थे। बंगाल एट द टाइम वाज रूल्ड बाय मुर्शीद, और उस टाइम बंगाल पर किसका, मुर्शीद कुली खान का जो है था। सिराजुद्दौला एंड देन अलीवर्दी खान, और किसका था, मुर्शीद कुली खान, सिराजुद्दौला एंड अलवर्दी खान। दे ट्रेड्स टू कीप ऑफिशियल फॉर कंपनी इन चेक, और वो क्या करते थे कि कंपनी उन्होंने वहाँ का जो ट्रेड्स था उसको चेक किया। अलीवर्दी खान लेड टू कंडीशन विच द कंपनी हैड टू ओबे, लॉस इट्स राइट टू ट्रेड इन बंगाल। अलीवर्दी खान ने 2 कंडीशन रखी जो कि कंपनी को माननी थी, और इससे क्या था, या फिर उन्हें अपना बंगाल में व्यापार करना जो है के अधिकार, बंगाल में व्यापार करने का अधिकार जो था उसको छोड़ना था। दिस कंडीशन वर एज फॉलो, क्या थी वो कंडीशन, द ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी एंगेज टू प्राइवेट ट्रेड शैल पे कस्टम ड्यूटी, और द प्रिविलेज फॉर नॉट पेइंग द ड्यूटी विल बी विड्रॉन ऑल टुगेदर। और जो कंपनी थी, कंपनी के जो ऑफिसर थे जो प्राइवेट व्यापार करते थे उन्हें क्या है, कस्टम ड्यूटी देनी होगी, ठीक है, और जो उनके प्रिविलेज थे फॉर नॉट पेइंग द ड्यूटी विल बी विड्रॉन ऑल टुगेदर, जो उनको बेनिफिट्स मिले हुए थे, जो अधिकार मिले हुए थे, अगर वो ड्यूटी नहीं देंगे, यानी वो कस्टम ड्यूटी नहीं देंगे, वो पेमेंट नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो उनके सारे वो अधिकार क्या है, उनसे छीन लिए जाएंगे। ओके, द कंपनी शैल नॉट एक्सटेंड इस फोर्टिफिकेशन, और कंपनी अपने फोर्टिफिकेशन को एक्सटेंड नहीं कर सकती थी, बढ़ा नहीं सकती थी। कंपनी हाउएवर हैड टू टाइम बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, कंपनी के लिए टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आफ्टर द मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट द फ्रेंच बोथ इन यूरोप एंड इन इंडिया, और मिलिट्री के जो सक्सेशन के अगेंस्ट फ्रांस में, यूरोप फ्रांस के क्या था, जो उनकी मिलिट्री थी, आफ्टर द सक्सेस अगेंस्ट द फ्रांस की मिलिट्री की सक्सेस के खिलाफ क्यों थी, बोथ इन यूरोप में और जो इंडिया में, दोनों जगह थी वहाँ की मिलिट्री। इट वॉज फीलिंग इवन मोर कॉन्फिडेंट, और इससे क्या है, उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आया। टू एक्सपेंड ट्रेड एंड सिक्योर मार्केट, इट नाउ डिसाइड टू अनेक्स टेरिटरी इन इंडिया। अब वो क्या अपना व्यापार बढ़ाने लगे और मार्केट को सिक्योर करने लगे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में अपनी टेरिटरी बना लेंगे, ठीक है। जब जो ब्रिटिश की, जो इंग्लैंड के लोगों की, जो यूरोपियन जो आर्मी थी, जब वो फ्रेंच के खिलाफ जीत गई थी, ठीक है, तो क्या हुआ, यूरोप में भी जीत गए, यानी ब्रिटेन, और फ्रांस में भी जीत गए, यूरोप में भी जीत गए थे और इंडिया में भी। तो अब वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग अपना व्यापार भी बढ़ा सकते हैं और अपनी यहाँ पर जो है अपनी ट्रेड भी टेरिटरीज़ को भी इंडिया में स्थापित कर सकते हैं। मैटर केम टू अ बॉयल इन 1756 व्हेन सिराजुद्दौला बिकम नवाब ऑफ बंगाल, और ये मैटर कब और ज़्यादा उछला, जब 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ही आस्क्ड टू कंपनी टू रिमूव ऑल इट्स फोर्टिफिकेशन इन कलकत्ता, और उसने कंपनी से कहा कि आप अपने सारे फोर्टिफिकेशन को, कलकत्ता में जो फोर्टिफिकेशन है उनको रिमूव कर दीजिए। ओके, सो द नवाब सेंट हिज ट्रॉप एंड ऑक्यूपाइड द कंपनी फैक्ट्रीज इन कलकत्ता। तो नवाब ने क्या किया, अपनी एक सेना की टुकड़ी को भेजा और कलकत्ता में जो कंपनी थी उस अपने अधिकार में लेने के लिए, ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर अलार्म्ड एट द डेवलपमेंट, और ब्रिटिश ऑफिसर क्या थे, वो उस टाइम क्या है, डेवलपमेंट करना चाहते थे। दे डिसाइड टू डिस्पोज सिराजुद्दौला एंड इंस्टॉल अ पपेट नवाब इन हिज प्लेस, दिस लीड टू अ वार। अब वो
उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम किसी भी तरीके से सिराजुद्दौला को उसकी गद्दी से हटा देंगे और हम अपने एक पपेट यानी अपने द्वारा चुना गया कोई भी व्यक्ति उसको राजा बनाएंगे जो कि वॉर को लीड करेगा। ओके,